मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज। वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ हिप्नोटिस्ट। एक अच्छे संमोहनकर्ता के क्या क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों की बात करेंगे। इसमें आप भी ऐड कीजिएगा क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। गुण देखो, ये प्रोसेस सारे करते हैं। जैसे आपके मन में रहता है कि सर वो प्रोसेस आ जाए, कि जैसे कोई ऐसे घुमाए और वो सो जाए, या किसी को कैसे करना है, वो प्रोसेस छोटा हिस्सा है। असली जो चीजें हैं ना, ये वाली चीजें हैं। आपसे पहले जो पहला बैच था वो आए थे 2 बंदे, बड़े अच्छे दोस्त थे, फौज में थे वो, और बड़ी उनके अंदर सीखने की इच्छा थी। तो वो आते कहते सर वो प्रोसेस बता दो। उन्होंने कहा अरे वो प्रोसेस कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, वो 1-2 घंटे का ही काम है। फिर सर स्टेज पर बता दो। मैंने कहा वो तो 20 मिनट का ही काम है। स्टेज हिप्नोसिस है, वो आसान है, बस उसमें तो रटे रटाए आप कमांड दे दोगे, उससे ही बात बन जाएगी। या प्रोसेस तो वो सेम सब में आप कर सकते हो। मैंने कहा उसके बाद क्या करोगे? किसी को हिप्नोटाइज कर दिया, अब क्या करोगे? अब तो खाली हो जाएंगे ना, फिर करने को ही नहीं बचेगा, अब करें क्या? तो वो चीजें जरूरी है ना, या क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्लियर करना जरूरी है। तो वो कहते ना वो सिखा दो। वो सीख गए, और वो थोड़े ज्यादा क्रिएटिव थे तो वो कर लेते। करने के बाद कहते अब क्या करें? कहते सर जी अब आप वाली बात याद आ रही है कि अब क्या करें। तो ऐसा होगा तो आपको कई बार लग रहा है प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो रहा है। हाँ, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम बहुत बढ़िया चल पाएंगे। और एकदम कोई प्रोसेस पकड़ लेंगे, फिर वो प्रोसेस तो सीख जाओगे, लेकिन उसके बाद कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, किस लिए करनी है, इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वो नहीं पता होगा तो फिर दिक्कतें ज्यादा होती हैं। तो गुण की बात कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। हर कोई बंदा हिप्नोटिस्ट बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल बंदे ही होते हैं, या स्पेशल किसी पे कोई देवी करामात, देवी शक्ति प्रसन्न होती है, ऐसा नहीं है। हर बंदा सीख सकता है, जिसके अंदर सीखने की इच्छा है, ललक है, कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, वो हर बंदा हिप्नोटिस्ट बन सकता है। और इतना भी नहीं है कि कोई आपको पास फॉर्मल डिग्री होगी तब आप बन सकते हो। डिग्री है, अच्छी बात है। डिग्री नहीं है तो बुरी बात नहीं है। इसमें कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है। हिप्नोसिस का 0 साइड इफेक्ट है। कि जैसे कोई एलोपैथी दवाई आप देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है ना, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें तो लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है। इसमें क्या है, ये तो हमने फायदे के लिए कर रहे हैं और इसमें साइड इफेक्ट 0 है, तो इसलिए इसमें रिस्क नहीं है, ये फायदा ही देती है। आप चाहे आधा करो, अधूरा करो, जितना आपने किया उसका उतना ही फायदा मिलना है। तो इसीलिए आप निश्चिंत होके काम करते चलो, सब चीजें आती जाएंगी। आप बस इस फील्ड में आगे जाते जाओ। तो सबसे जरूरी है लर्निंग एटीट्यूड, कि आपके अंदर सीखने की, आगे बढ़ने की तमन्ना जरूरी है, कि मुझे सीखना है तो सीखना है। इसके लिए रिस्क लेना होगा, आपको शुरुआत करनी होगी। कि जिसको भी आप जैसे आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कैसे करना वो सिखाएंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से एक हिदायत देता हूं कि आपने घर वालों पर प्रयोग नहीं करना है। हम उन्हीं पर ज्यादा प्रयोग करते हैं जिनको हम जानते हैं, वहां पर फेलियर के चांस ज्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमारी बात को सीरियस नहीं लेंगे, वो फोकस नहीं करेंगे, वो कहेंगे तुझे क्या आता है। तो वहां पर फिर वो सीरियस या सुझाव ग्रहण ही नहीं कर रहा, तो वो प्रोसेस काम नहीं करेगी, और वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अब एक कोई पति है, वो अपनी पत्नी पर करे, तो पत्नी को तो किया ही नहीं जा सकता ना हिप्नोटाइज। क्योंकि पत्नी तो करके रखती है। अगर पत्नी पति पर करे तो भैया होगा, लेकिन पति नहीं कर सकता अपनी पत्नी पर। ये भी एक मिथ है। नहीं, इसमें क्या है कि पति को ना चाहते हुए भी उसकी कमांड को फॉलो करना ही पड़ता है। जबरदस्ती करना नहीं, सो हिप्नोटिज्म नहीं है, वो मजबूरी है। हाँ, तो इसलिए आपने उन लोगों पर एक बार प्रयोग नहीं करना। जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तब आप कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना है, लेकिन आप सबसे पहले उन पर प्रयोग करना है जो आसानी से हो पाए। उससे क्या कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
मैंने जिंदगी में देखा कि फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। जिस बंदे को आप हिप्नोटाइज कर दोगे, पहला बंदा आपको बहुत याद रहेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैंने किसी को कर दिया तो जैसे 2 इंच कद बढ़ गया हो, जैसे कोई दुनिया की पता नहीं क्या जादू हाथ लग गया हो, शक्ति हाथ लग गई हो, बंदे को इतनी खुशी होती है। तो अब देखो, बंदे को वो खुशी का एहसास जरूरी है, और आपने गलती से गलत बंदा सिलेक्ट कर दिया और आपने तो बहुत किया भाई, और बाद में कहा, वो तो कहता है हुआ तो है नहीं, तो वो पल भी आपके चेतन मन में बैठ जाएगा, वो चीज भी आपको याद रहेगी, कि वो चीज आपकी मोटिवेशन डाउन कर देगी, फिर उठने नहीं देगी। तो आपने पहला बंदा वो सिलेक्ट करना है जिसमें आपको सफलता मिले। तो इसलिए ये करना जरूरी है कि आपने, क्योंकि जो नहीं हो रहे उनको नहीं करना, एक बार जो हो जाए उसकी पहचान करके उसको करो, फिर आप ना लंबा चल पाओगे, करोगे ज्यादा। अब वो जो हरियाणा वाले बंदे थे, वो हिप्नोटाइज कर करके वीडियो भी भेजते थे, किसी को खेत में कर रहे हैं, किसी जैसे भैये को पकड़ लिया। मेरे को कहते जी हमें बंदे कहाँ से मिलेंगे? मैं कहा बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, ये तो कोई है ही नहीं। वो लगता है अभी हम करेंगे किसको, किसको पकड़ें? तो ये मैं बता देता हूँ, बड़ी आसानी से लोग मिल जाएंगे। चाहे बच्चों पर करना है तो आप टॉफी दो, किसी को खिलाओ पिलाओ, कहो कि आज एक अभ्यास करेंगे, आपके पढ़ाई लिखाई वाली चीजें वो दूर करेंगे, तो बच्चे तो रेडी हो जाएंगे ना, साथ में उनको खाने को मिल रहा है। जब वो कहते बंदे नहीं मिलेंगे, मैंने कहा दिहाड़ी कितनी चलती है? कहता जी 500 रुपए। मैं कहा 2 घंटे में बंदा किराए पर लिया। हाँ 10-15 बंदे किराए पे बुलाओ, और जो सही सिलेक्ट हो जाए उसको कहो भी, अब वो बंदा तो तैयार है ना, उसे तो कुछ भी करवाओ, उसको कहोगे भाई तुझे रिलैक्स करूंगा, वो कहेगा अरे रिलैक्स होने के पैसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो लोगों की तो लाइन लग जाएगी ना। तो कुछ खोने के लिए कुछ पाना भी पड़ता है। तो वो उन्होंने ऐसे करके काफी लोगों पर किया और रिजल्ट भी मिले। जो मैं नहीं कर पाता था वो उन्होंने कर दिया। क्योंकि देखो, जिस बंदे के पास ज्ञान ज्यादा आ जाए, कई बार वो रुक जाता है, वो उतना रिस्क नहीं लेता है। लेकिन जिसके पास है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, वो ज्यादा कर जाते हैं, रिस्क ज्यादा लेते हैं ना। तो जो एक उम्र के बाद हमारे अंदर रिस्क कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। तो आपने हिप्नोसिस के मामले में रिस्क लेना है। जो इसमें गुण है ना, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, कि आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, कि आप कल्पना कर करके, काल्पनिक शक्ति की बहुत जरूरी है। जितने आप काल्पनिक होंगे उतनी सामने वाले की कल्पना शक्ति मजबूत कर सकते हो। क्योंकि इसमें कल्पना शक्ति का, इमेजिनेशन का ही तो सहारा लेना है, कि आप इमेजिन करवा रहे हो, विजुअलाइज करवा रहे हो कि कोई पार्क में है, कोई ठीक हो रहा है, वो खुशियां मना रहा है, जो भी है सब कुछ इमेजिन, जैसे एक कहानी, एक वो उसके सामने सीन उभर रहे हैं ना। जैसे कुछ कथाकार होते हैं, जब वो बोलते हैं तो ऐसे जैसे संजीव लगने लग जाता है सारा, सच में ही जैसे हम उसी चीज में चले गए। तो वो क्वालिटी होनी चाहिए हिप्नोटिस्ट में, कि जब वो बोले तो ऐसे लगे कि सच में ही महसूस हो रहा है, तो हिप्नोसिस ज्यादा असर करेगा। तो उसमें वो कहानी बनाने की कला और क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन की, क्रिएटिव खुद हमें क्रिएट करनी होंगी चीजें, कि खुद हमें अपना दिमाग लगाना होगा। ये सारी चीजें किताबों से नहीं मिलेगी, सारी चीजें किसी इंसान से नहीं मिलेगी। हिंट मिलेंगे, इशारे मिल जाएंगे, वो बता देगा भी ऐसे ऐसे करो। तो अब हमें खुद का क्रिएटिव दिमाग लगाना है, खुद क्रिएटिविटी करनी होगी, तो ही हम ज्यादा इसमें सक्सेस हो सकते हैं। जैसे कोई फोबिया वाला आया, तो अब स्क्रिप्ट भी खुद बनाओगे, सांप से डर लगता है तो उसकी बढ़िया स्क्रिप्ट बनाओगे, बढ़िया सा उसको हिप्नोटाइज करके। वो प्रोसेस तो सब में सेम रहेगी, वो हिप्नोटाइज करने की वो तो सेम ही है, रिलैक्स करना, वो कंसंट्रेट कराना, वो तो सेम ही रहेगी सब में। अब उसके बाद डीप ले जाने के बाद चीजें बदलेंगी। उसके बाद आप कैसे उसको स्क्रिप्ट में वो इमेजिनेशन करवा रहे हो, विजुअलाइज करवा रहे हो, कैसे उसका डर हटा रहे हो, कैसे उसको टेस्टिंग कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, वो सब में अलग अलग होगा। तो वो आपके अंदर जितनी ज्यादा इमेजिनेशन पावर है, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी है, रिजल्ट उस पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो ये गुण बहुत जरूरी है, सीखना तो होगा। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है सबसे ज्यादा। जैसे बाकी थेरेपीज में कॉन्फिडेंस चाहिए, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी चाहिए। हिप्नोसिस में ओवर कॉन्फिडेंट बंदा ज्यादा काम कर जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं कर ही दूंगा। विश्वास जरूरी है कि मैं कर ही दूंगा, मेरे जैसे। हाँ वो कर जाते हैं। क्योंकि जो चलते हैं ना, रिस्क लेते हैं, या वो उनको पता ही नहीं है भी गिर सकते, वो कहेंगे चलेंगे, गिरेंगे बाद में देख लेंगे।
तो वो कर भी जाते हैं। ऐसे बंदे ज्यादा सफल होते हैं। तो अगर आपको लगा यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कर ही नहीं पाओगे। पहले ही आपका मन है वो रोक देगा। अब इनको लगता मैं तो करके ही छोड़ूंगा, तो वो कर भी देते हैं। बस आपने ट्रेनिंग में ये ध्यान होता है भी किसको करना है, भी उस बंदे पर भी और कॉन्फिडेंस नहीं दर्शाना जो हो ही नहीं सकता। जिस पे हो सकता है उस पे तो और कॉन्फिडेंस है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। और अगर आपने पहले ही सोच लिया कि अरे ये है वो है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं, तो गड़बड़ हो जाती है। वो विश्वास होना कि मैं कर ही दूंगा, ये चीजें काम करती हैं और मैं तरीका सही अपना रहा हूं, तो उसके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो रिजल्ट आ जाते हैं। मन में संदेह नहीं, मन में डाउट नहीं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर होता भी नहीं है। ठीक है, वो भी एक तरह का सर हम कह सकते हैं कि हिप्नोटिज्म ही है, कि अगर हमने खुद को ही कर लिया हाँ कि नहीं होगा मेरे से, तो हाँ, पहले हमने रुकावट डालनी, बैरियर डाल लिया कि हमारी साइड से पहले ही एक बांध बन गया कि फिर हमारी वो जो पावर है ना, जो बोलने की फ्लुएंसी या वो विश्वास शब्दों में नहीं आएगा, तो सामने वाले तक पहुंचेगा नहीं ना। वो सामने वाला हमारे विश्वास या हमारे कॉन्फिडेंस से ठीक होता है ना। वो हम कॉन्फिडेंट है पूरा, तो सामने वाला कहेगा फिर तो बढ़िया है। अगर आप किसी बस में जा रहे हैं, वो ड्राइवर कहे यार मेरे को चलानी तो आती नहीं, पता नहीं ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप तो कहोगे यार यहीं उतार दे, हम नहीं जाते तेरे साथ, है ना। ऐसा ही है, वो कहेगा यार तुझे खुद नहीं पता है, तुझे विश्वास ही नहीं है, तो मैं नहीं करवाने वाला। इसलिए विश्वास तो पूरा आपको देना होगा एकदम। जितना आपने मजबूत विश्वास दे दिया, रिजल्ट भी मजबूत ही आना है। ये जो पंडित हैं, जो बाकी लोग हैं, वो विश्वास ही तो स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारा। और करते क्या है, एक उम्मीद, एक विश्वास ही तो देते हैं। बस ये चीज कला भी आपके अंदर होनी ही चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट हम इस बार इसको स्किप करेंगे, और जो एक्सपर्ट आएंगे वो बताएंगे। ऑनेस्ट कि देखो, हिप्नोसिस सिर्फ एक ईमानदारी का सब्जेक्ट है। लोगों में भ्रम ये है कि इससे गलत करवाया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हिप्नोसिस का मिसयूज हो ही नहीं सकता है, सिर्फ यूज ही हो सकता है। आप चाह करके भी इससे गलत नहीं ले पाओगे। अगर आपके मन में गलत आ गया ना कि मैंने इससे गलत करवाना है या गलत करना है, तो हिप्नोसिस काम ही नहीं करेगा, होगा ही नहीं। क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी है ना, हमारे मन की फ्रिक्वेंसी पहले ही डिस्टर्ब हो गई, या हम जिस दिन मूड खराब है, हम परेशान है, उस दिन हम नहीं करेंगे, उस दिन नहीं करना है। कई बार आपका मूड होता है, नहीं होता। जैसे चलो आप तो अभी इस फील्ड में नए नए हो, जैसे हमारे जैसे बंदे, उनके पास बहुत सारे बंदे आते हैं, तो बंदा थक जाता है। वो सारा दिन कर रहे हैं, वो सोचता है रिलैक्स करें, फिर कोई फोन आ जाता है इमरजेंसी में, सर जी मैंने तो आना है, हम ना तो मना कर सकते, तो उसमें प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि हम फिर बोझ बना के कर रहे हैं, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। तो करना है तो एंजॉय से करना है, वरना नहीं करना है। ऐसा होता है क्योंकि जब काम, ये इसी चीज ने मेरे को बहुत परेशान किया कि एक जमाना था जब दिलबाग जी और अपा काम करते थे, तो ऑनलाइन इतनी ज्यादा क्लासें होती कि 8-8 घंटे में ऑनलाइन क्लासें करता। तो 8 घंटे में खाने पीने का टाइम नहीं है, सिर्फ पैसा तो आ रहा है। तो मेरे को लगा यार ये पैसा तुझे एक दिन ले डूबेगा, ये पैसा तेरी हेल्थ खराब कर देगा, और मानसिक हेल्थ, मन से डिस्टर्ब होने लगी चीजें। तो मेरे को लगा कि अगर मन मेरा खराब हो गया तो कोई दुनिया का कर नहीं पाएगा, तो इसको बचा के रखना। तो उसी दिन मैंने ऑनलाइन वो काम ही छोड़ दिया, अब मैं इसे करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। जिससे मेरी मानसिक शांति खराब हो, उस काम को नहीं करना होता। तो इसीलिए आपने इस काम को करना है, एंजॉय के साथ करना, फुल एंजॉय के साथ, बहुत बढ़िया तरीके से। चाहे आप कम करो, ज्यादा मत करो, चाहे कम करो, लेकिन करना खुशी से है, फिर रिजल्ट आते हैं। वरना जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य खुद भी खराब ज्यादा होता है, संभावना ज्यादा रहती है, बहुत रिस्की सा होता है। मैंने कहीं साइकिस्ट को देखा, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ज्यादा, वो तो मैंने उनको बड़ा हिला हुआ देखा। वो ज्यादा हिलते हैं। ज्यादा फिल्मों में यही दिखाते हैं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट खुद हिला होता है, वो बड़ा अजीब सा बिहेवियर करता है। वो हो जाता है ना फिर। ये हर फील्ड का है, आप जहाँ भी काम करते हो उसका प्रभाव आप पे पड़ता है। हाँ, पड़ेगा ही पड़ेगा, वो आपकी फैमिली पे पड़ता है। सारा पड़ेगा।
तो क्योंकि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जब घर के अंदर एंट्री आपको करानी पड़ती है, जब आपने करा दी तो वो प्रॉब्लम आती है। हाँ, प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए वो चीजें मैनेज पहले से ही करके रखनी होती है। आप मैनेज कर पाए, बैलेंस बना लिया तो वेल एंड गुड है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो फिर समस्याएं ज्यादा बिखर जाती हैं। तो इसलिए आपने ईमानदारी से चलना है। ये नहीं कि हिप्नोसिस से आप गलत करवा लोगे। अगर विचार आ गया ना भी गलत करना है तो हिप्नोटाइज नहीं होगा कोई भी। ईमानदार है, अभी आपके मन में नेक भाव है, शुद्ध विचार हैं, तो ये चीजें काम करेंगी। आपका जो ओरा है वो ओरा ही बनता है और वो इनडायरेक्ट रूप से ओरा ही हिप्नोटाइज करता है। तो ये गुण होने चाहिए। तो आगे आता है एक जो टॉपिक है, टाइप ऑफ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस कितने प्रकार का होता है? मोस्टली हिप्नोसिस 3 प्रकार का ही होता है। सेल्फ हिप्नोसिस, वैसे तो एवरी हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। जितने भी हिप्नोसिस के प्रकार हैं वो सारे सेल्फ हिप्नोसिस ही होते हैं, क्योंकि बंदे की तो खुद इच्छा ही है ना, वो चाहा तो खुद ही रहा है। तो हम खुद के द्वारा खुद ही हिप्नोटाइज होते हैं। खुद को उनको विश्वास है कि मैं हो जाऊंगा, जब मैं ये कर देगा तो हो जाते हैं। तो सेल्फ हिप्नोसिस ही होता है। सेल्फ हिप्नोसिस वो होता है जिसमें खुद को खुद करते हैं। इसका तरीका हम कल सीखेंगे कि खुद को कैसे करना है, इसके कितने तरीके हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। और दूसरा है हेट्रो, कि आप किसी दूसरे को करते हो जो आप देखते ही हो। क्लिनिशियन जो होते हैं वो हेट्रो है। स्टेज, जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं, जस्ट एंटरटेनमेंट। और अब आगे करते हैं जो सबसे जरूरी टॉपिक है, वो है नेचर ऑफ माइंड। माइंड, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं, इसीलिए ये टॉपिक मैं ज्यादा विस्तार से बता रहा हूं। तो माइंड कितने प्रकार का होता है, मन कितने प्रकार का होता है, बताइए। मन, देखिए नॉर्मली चेतन और चेतनमय ये कहा जाता है। हाँ, चेतन अचेतन, ये 2 प्रकार की, ज्यादातर ये 2 ही प्रकार प्रचलित हैं, लेकिन कुछ डिटेल में जाते हैं वो 3 प्रकार बोलने लग जाते हैं। मैं बना रहा हूं, ये सिगमंड फ्राइड ने थ्योरी दी थी, टोपोग्राफिकल मॉडल। उसने 2 मॉडल बनाए थे। मन के 3 हिस्से हैं, एक तो ये वाला, एक दूसरा है जो इड ईगो सुपर ईगो वाला है। उसका थोड़ा सा ही पार्ट सर्च करेंगे क्योंकि वो अलग डायरेक्शन का है। तो उन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे। 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं और उन्होंने सिद्ध भी किया, आज भी सिद्ध है कि ये तो है चेतन मन और ये अचेतन मन, ये है अर्ध चेतन। जो हमारा 90% है, ये 10% होता है चेतन मन, 90% होता है अचेतन। जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो अभी याद है, अभी आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या आपने पहना है, क्या आपका नाम है, याद रहता है ना बहुत सारी चीजें। जो जस्ट मेमोरी है, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो है ना रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो होती है, वो ये होता है चेतन मन, जो मात्र 9-10% है। और अचेतन मन ये लेयर होती है जो इसको बीच में से, और अचेतन मन होता है 90%। 90% हमारा अचेतन मन है। असली पावर है वो इसके पास है। ये तो वैसे ही पहरेदार है, ये फिल्टर है, एक जैसे फैकल्टी होती है ना, जैसे ये तो एक फैकल्टी है क्रिटिकल और लॉजिकल, कि वो अचेतन मन में वही चीजें जाने देगा जो सही है और इसमें से वो निकलने नहीं देता। हाँ, वो चेतन मन पहले ही तैयार खड़ा रहता है। तो ये सबके अंदर होता है ये। तो ये चेतन मन हमें वो जो अचेतन की इच्छाएं हैं या कुछ भी है उसको रोकता है बाहर आने से। जो समाज है, धर्म है, जो हम सीखते हैं उससे ये मजबूत होता रहता है। उसमें ये इसमें चीजें रहती हैं, सारी चीजें इसको पता रहती है कि ये चीजें गलत सही, वो लॉजिक करता रहता है, फिल्टर करता रहता है, शुद्ध अशुद्ध, पाप पुण्य, सारी चीजें
स्टोर इसमें होती है, लेकिन पता इसको रहता है, इसको कुछ नहीं पता है, ये तो सेव करता रहता है, हार्ड डिस्क की तरह डाटा सेवर है। तो इसमें कोई इसके पास लॉजिक नहीं है, इसके पास ही है सारा कुछ। तो हमने हिप्नोसिस में इसको एक्टिवेट करना होता है, इस तक पहुंच बनानी होती है। इसके लिए ये रोक लेता है, पहले ही रोक के खड़ा हो जाता है, ये जाने ही नहीं देता है। तो इसको तैयार करने के, इसको बनाने, बहलाने फुसलाने की कला ही काउंसलिंग कला होती है। अब ये पावरफुल बहुत है, इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे एक आइसबर्ग होता है ना, आइस, जो बहुत पहाड़ होते हैं कई बार समुद्रों में बर्फ की, तो मात्र थोड़ा सा हिस्सा उसका ऊपर दिखता है, बाकी नीचे होता है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा दिखता है, बाकी असली शक्ति तो अचेतन की होती है। जैसे उससे कोई जहाज भी टकराए तो टूट जाता है, क्योंकि वो नीचे है ना, असली ताकत तो उसकी नीचे है। तो हमारा भी अचेतन मन इतना पावरफुल है, इसमें सारी शक्तियां हैं, सारा कुछ इसी में है। अब हमारी शक्तियों को ये डिस्टर्ब हो जाए तो आने नहीं देता है ना बाहर, ये सही नहीं है, इससे नुकसान हो जाएगा। जो जिनका ये ज्यादा मजबूत हो गया तो वो इसकी शक्तियां पूरी यूज नहीं कर पाते हैं, वो तो चेतन मन रोक देगा ना। जैसे आप दिलबाग जी कह रहे हैं पंगेबाज, तो इनके अंदर ये चेतन तो लगाते ही नहीं है ना, लॉजिक लगाते ही नहीं, इससे नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान फायदा ये तो ये सोचता है, तो ये कर देता है और चमत्कार हो जाता है। और इसका है प्रयोग, जो सपने आते हैं वो इसी से ही आते हैं सारे। और ये चेतन मन अचेतन मन की जो जंग है ना, वो चलती रहती है, सदियों से चल रही है, चलती रहेगी। और जब इनमें दोनों में इनमें तालमेल ना हो, इनका तालमेल बिगड़ता है तो मानसिक रोग पैदा होता है। ये अलग है, ये अलग है, इसमें तो नेचुरल चीजें हैं, वो तो कुदरती है ये तो, लेकिन ये रोक लगाता है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, अंतद्वंद पैदा होता है, और वही अंतद्वंद फिर बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। जैसे इसमें भूख, प्यास, सेक्स, स्लीप, सारी जो डिजायरें हैं वो इसी में है। मेमोरी, बचपन से अब तक, अच्छा बुरा, सारा कुछ इसमें स्टोर है, इसमें लेयर बनी हुई सारी चीजें हैं, सब चीजें हैं। रोग भी, जो रोग बनते हैं तो इसमें से कोई डिजायर है बाहर आ रही है, आपके इमोशन है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे इमोशन इसमें रहते हैं। अब वो कोई चीज इसमें से बाहर आ रही है तो ये वापस भेज देता है कि नहीं नहीं, वो अंदर डालता रहता है। जैसे बच्चों में तो ये चेतन मन विकसित नहीं होता, तो बच्चों को जब भूख लगती है, मम्मी मम्मी मुझे तो चाहिए, तो चाहिए। अब कोई रिश्तेदार आओ चाहे कुछ भी हो, उसको तो लेना है तो लेना है, अब इसको पेशाब करना है तो करना ही है, क्या दिक्कत है। वो उसके पास ये थोड़ी अभी सरेआम नहीं करना चाहिए, वो विकसित ही नहीं हुआ ना, चेतन मन इतना काम ही नहीं कर रहा। ये सुपर ईगो से जोड़ देते हैं। ये इसको सिगमंड फ्राइड ने दूसरा जो मॉडल दिया उसको सुपर ईगो बोला था, ये ईगो का पार्ट मान लेते हैं। ये है हमारा इड पार्ट हो गया, ठीक है। ये बीमारियों को समझने के लिए बहुत अच्छा मॉडल था। मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, तो बीमारी भी कैसे पैदा होती है और उसको ठीक भी कैसे करना होता है, दोनों को मैं जोड़ रहा हूं। तो अब देखिए कि हमारे अंदर इमोशन है, किसी को कोई किसी के प्रति नफरत है, गुस्सा है, तो चेतन मन के पास इंफॉर्मेशन है या सुपर ईगो के पास भी, नहीं गुस्सा नहीं करते, ये नहीं करते, तो गुस्सा तो आया, दबा दिया, दब गया। सर ये जो सेमी कॉन्शियस को क्या कहा मैंने? अर्ध चेतन या सब कॉन्शियस माइंड, नहीं सब कॉन्शियस है, तो फिर जो नीचे वाला अचेतन अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। हाँ ओके, ये लोग क्या इतना वो जनरल भाषा में इसे ही सबकॉन्शियस बोल देते हैं। हाँ वही मैं यही कंफ्यूजन हो रहा अब उनको ये लेयर का नहीं पता होता, वो दो ही मानते हैं। तो आप भी ज्यादा गहराई में मत जाओ, मैं तो गहराई में बता रहा हूँ ना। अभी जब सीख रहे हैं तो मैं आइडिया हो जाएगा। वो सबकॉन्शियस का मतलब उनका यही होता है, लेकिन वास्तव में इस लेयर को बोला गया है अगर आप गहराई में जाएं तो। अब जैसे गुस्सा आया, किसी ने दबा दिया, तो वो शांत यहाँ नहीं रहता, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट करेगा, फिर वो दूसरी बीमारियों के रूप में बाहर आएगा, डिप्रेशन के रूप में, एंजाइटी के रूप में। जो हिस्टीरिया रोग है, जो एक रोग की मैं बात बता रहा हूँ, जो भूत प्रेत आते हैं, किसी के अंदर माता आती है, किसी के अंदर कोई बाबा आता है या कुछ भी आता है, उसका सीधा सीधा कारण यही होता है कि जो बेसिक डिजायर्स हैं वो इंसान की पूरी नहीं हो रही हैं। वो समाज ने वो बांध तकड़ा लगा दिया है कि वो बाहर, वैसे तो
चेतन अवस्था से तो बाहर आएंगी नहीं, तो वो यहाँ पड़ी पड़ी फिर स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट कर देती है। फिर वो एंजाइटी क्रिएट कर देती है तो हमारा मन है ना, जो ये बैलेंस करने वाला, ये मन के अंदर बड़े फंक्शन होते हैं। तो इसमें एक ऐसा पार्ट होता है, वो कहता है यार ये बंदा तो पागल हो जाएगा, इसको तो बचाना है। तो बचाने के तरीके बहुत खोजता है, उसको ये नहीं पता कि ये तरीका सही गलत, वो तरीका खोज लेगा, क्योंकि ये सही गलत तो ये है, तो वो कहेगा अरे सीधी तो निकलने नहीं देगा। जैसे किसी ने बॉर्डर क्रॉस करनी है, अब सीधा सीधा तो वो क्रॉस करने नहीं देगा, कोई रूप बदल के आ जाए, कोई अलग ही पहचान करके आ जाए, चोरी छुपे कैसे न कैसे, तो ऐसे फिर ये तरीका खोजता है कि भाई इसको बेवकूफ बनाएंगे, अलग ही तरीके से वो सारी चीजें पूरी करेंगे। तो अब जो एक रोग है हिस्टीरिया, जिसे आजकल कन्वर्जन डिसऑर्डर बोला जाता है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, तो उसके पीछे यही था सबसे ज्यादा कि अब एक लड़की है, ज्यादातर वो लड़कियों में ही 80% लड़कियों में होता था, महिलाओं में, कम उम्र की महिलाओं में। जैसे किसी के अंदर डिजायर है कि शादी से पहले भी हो सकता है, शादी के बाद जस्ट बाद भी होता है। ज्यादातर तो जो उस आज से 15-20 साल में केस देखता था, जो नई नई बहुएं हैं उनमें ये ज्यादा आ जाता था। आता क्यों था कि एक लड़की है, उसके अरमान है कि उसका पति ऐसा मिलेगा, ऐसा घर होगा। कुछ सोशल मीडिया तो है नहीं उसके पास। आजकल वो चीजें कम क्यों हो गई? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया आ गया, तो लोगों की इमोशनल जुड़ाव मिल गए, एक इमोशनल साथी भी मिल गया, एक फिजिकल पार्टनर भी उनको मिल जाता है आसानी से। लेकिन आज से 20 साल पहले तो ये संभव ही नहीं था। एक गांव की औरत के लिए ये तो संभव ही नहीं है ना, कि उसके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, बाहर वो जा नहीं सकती है, बात किसी से वो कर नहीं सकती है, तो उसके पास तो कोई साधन ही नहीं है ना, अपना इमोशन किससे शेयर करे, अपने अंदर की भावनाएं किसको बताए। तो रोज घुट ही रही है ना, कोई साधन नहीं है, तो उस कारण वो रोग ज्यादा पैदा होते थे। तो वो ये तो बाहर चेतन मन तो आने नहीं देगा कि अब उसका पति मिल गया, वो शराबी है, उसकी डिजायर पूरी नहीं करता है, उसका इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई उससे नहीं है, तो उसकी सारी तमन्नाएं अरमान सारा मिट गया ना, सब कुछ मिट गया। तो अब वो किससे बखान करे? तो सीधा सीधा तो बोले तो पति है, बहुत सा डर है ना, घर टूट जाएगा, माँ से वो बता नहीं सकी, हमें गलत सिखा दिया जाता है कि भाई इस घर से तुम्हारी डोली जा रही है तो अर्थी ही आएगी। तो ये कंसेप्ट लड़कियों के लिए कितने खतरनाक है ना, वो सहन करती रहती है, शोषण का शिकार होती रहती हैं। तो अब वो एक्सेप्ट कर नहीं पा रही। कुछ महिलाएं चलो परमात्मा की कृपा किस्मत मान के एक्सेप्ट कर ही लेती हैं, वो बस वो तो उसको कुछ नहीं होगा, फिर उसने तो अब स्वीकार ही कर लिया, अब वो पति की मार भी खाएगी, काम भी करेगी, लेकिन उसके अंदर वो कन्फ्लिक्ट मिट गया। उसने कह दिया ये परमात्मा की रजा, तो वो भी कन्फ्लिक्ट तो समाप्त हुआ ना, तो भी उसको रोग पैदा नहीं होगा, लेकिन वो स्वीकार कर नहीं पा रही है, कन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो फिर अचेतन मन कहेगा यार ये कन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ता रहेगा तो भाई पागल हो जाएगा, ऐसे तो नहीं, तो पागल तो नहीं होने देना है। तो अचेतन मन क्या करेगा? सपने में सारी चीजें करवा देगा। सपनों में ये फिल्टर्स हो जाता है, चेतन मन सोता है, अचेतन तो कभी नहीं सोता है, तो सारी चीजें सपनों के द्वारा हो जाती हैं। तो सपने हमारे अचेतन मन से ही आते हैं, ठीक है, वो डिजायरें पूरी कर देता है। तो कई बार ऐसी डिजायरें होती है वो सपनों से भी नहीं मानती हैं, मन कहता है ये तरीका तो नहीं काम करा, तो नया तरीका अपनाते हैं। तो नया तरीका फिर वो हिस्टीरिया रोग पैदा होता है, उसमें वो लड़की सिचुएशन में भूत प्रेत माता या जो भी उसकी मेमोरी में फिटेड है कि इस परिवार में ये मरा था, कभी वो मरा था, इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो कोई डेथ हुई थी, इससे कोई पड़ोस में हुई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई उसके पास, अपने पीहर की भी है, ससुराल की भी है, इंफॉर्मेशन है तो है, गाँव की भी है, अचेतन मन में है। तो अचेतन मन उनमें से एक इंफॉर्मेशन उठा लेगा और वो सारा कुछ वो करेगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो कि वो जो अंदर कन्फ्लिक्ट है वो शांत होगा, और फिर वो बोलेगी तो वो वही बोलेगी जिससे रिलेटेड उसको प्रॉब्लम थी। वो कहेगी पति घर में शराब पी के ना आए तो मैं शांत रहूंगी। बाबाओं के पास वो बोलते हैं ना, वो सास को गालियां निकाल रही है इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि अब वैसे तो सास कुछ कह नहीं पाएगी कि भूत प्रेत बोल रहा है, डायरेक्ट तो उसका रोल नहीं है, तो सारी भड़ास पे निकाल देती है सास पर, या उसकी जो
अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं हो पाई, मेल के पास वो है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस खराब रहा, तो जो होता है वो सारा डिजायर वो भी पूरी हो जाती है, जो उसका जो उसको आनंद प्राप्त होना था उस क्रिया से, वो इसी क्रिया से फिर प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें उसको मिल जाती हैं। तो प्राइमरी तो उसकी एंजाइटी निकल गई, प्राइमरी गेन प्राप्त हुआ, एंजाइटी कंफ्लिक्ट रिजोल्व हुआ। दूसरा कि अब पहले लोग ध्यान भी नहीं देते थे, सारा काम उसको करना पड़ता था, अब सारे उसको वैल्यू भी दे रहे हैं, अटेंशन उसको मिल रही है, पूरी अटेंशन मिल रही है। सारे लोग पूछते हैं, सास भी अब चुपचाप रहती, पता नहीं बहू को कब दौरा पड़ जाए और पीट भी दे, पति भी शराब पीना बंद कर दिया है, या उसकी डिजायरें जो भी है, बाबा लोग, क्योंकि जो इस तरह की महिलाएं होती हैं उनका शोषण ये जो चालाक लोग हैं वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके वो डिजायर के कारण ही तो वो रोग पैदा हुआ। वो तो है ही, वो तो मैं वीडियो में क्या बोलूं कि वो तो इतने ज्यादा शातिर दिमाग होते हैं कि महिला की तो वो रग रग से वाकिफ होते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, पति में क्या दिक्कत है, सास में क्या दिक्कत है, उनके पास तो वो मतलब समझ होती है कि वो काबू में मिनट में कर लेते हैं। तो उनका वो शारीरिक शोषण भी करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी वो डिजायरें भी वो पूरी हो रही है। तो इस तरह से ये चीजें कंटिन्यू चलती रहती थी और अलग अलग होता है, चलो ये चीजें हो रही है तो ये रोग करवा रहा है, तो उनकी वो डिजायरें भी पूरी हुई, अटेंशन भी मिली और एंजाइटी भी रिजोल्व हुई। तो चेतन मन कहता अब ठीक है, देखा अब तू जी सकती है, वो तरीका मिला ना, वरना वो जी नहीं पाती। तो ये रोग इस तरह से पैदा हमारा अचेतन मन करता है। हमारा अचेतन मन झूठे रोग पैदा भी कर सकता है। बहुत से झूठे रोग होते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, इसमें पैरालाइज है, दौरे पड़ते हैं। मैंने ऐसे बहुत से एक केस देखा, इधर पास में ही था, तो उस लड़की को दिखना बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। आंखों वाले डॉक्टर के पास गए तो वो कहता भी सब कुछ सही है, बहुत सी जांचें कराई लेकिन दिखाई उसे कुछ देता नहीं। हमारे पास लाए, वो पकड़ के लाए उसको। तो ऐसे कैसे फिर हमारे पास ही आते थे जब सब जगह कि वो कर सकते हैं। तो हमने तरीके अपनाए तो उसको वास्तव में दिखाई नहीं दे रहा था। तो हिस्ट्री जानी, सब कुछ किया हमने। तो वो लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, उसकी शादी रख दी थी। अब वो मना तो कर नहीं सकती है, मना करेगी तो मानेंगे नहीं, तो उसकी शादी एक ही तरीके से टल सकती है कि वो अंधी हो जाए। तो अचेतन मन ने उसको अंधा बना दिया। अचेतन मन आंखें तो नहीं फोड़ सकता लेकिन दिखना तो बंद कर ही सकता है। इतनी पावर होती है कि वो दिखना भी बंद करवा सकता है, सुनना भी बंद करवा सकता है। लोग बोलना भूल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जो बोल ही नहीं पा रहे, जीभ सब कुछ सही है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो वो चेतन मन ने एक तरीका निकाला है, क्योंकि उनके सामने सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, अब उनके साथ ब्रेक डाउन हो रहा है। तो चेतन मन फिर वहां एक नया सिस्टम लॉन्च कर देता है, वो ये रोग के रूप में। तो अब लड़की को शादी की बात थी, तो मैंने कहा शादी तो फिर हम तो इस मामले में क्या कर सकते हैं। अब ने कहा भाई तेरे को दिखाई तो देने लग जाएगा। अब उसको पता था भी इन्होंने कह दिया तो दिखाई देगा, हिप्नोटाइज करके। अब उसको कहा भी 5 बजे तुझे दिखाई देने लग जाएगा, उसे ही 5 बजे उसको दिखने भी लग गया। अब वो तो उसका सिस्टम हमने ब्रेक कर दिया। तो अचेतन मन को लगा यार ये बंदे खतरनाक है, तो वो लड़की फिर उसने शादी तोड़ के वो भाग ही गई, क्योंकि उसको करनी नहीं थी ना शादी। उसने वो तरीका अपनाया था, वो भी बंद कर दिया। फिर हमने सोचा यार ऐसे नहीं, समाज के रोग है ना, ये समाज की गलत धारणाओं के कारण पैदा होते हैं। तो हमने या तो उसको समझाना या समाज में जागरूकता लानी है। तो जो भूत प्रेत आते हैं, पितर आते हैं, वो चेतन मन ही क्रिएट करता है ना। उनको उम्मीद तो होती है ना कहीं वो जी रहे हैं, तो उसको एजुकेट करना, उसको कि क्यों पैदा होते हैं, इसका दूसरा तरीका भी होता है। उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि आप किसी का रोग ठीक कर रहे हो तो उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके चेतन मन ने जो तरीका अपनाया वो तो हमने ब्रेक कर ही दिया। अब उसको जीने के लिए नहीं तो और तरीका ढूंढ लेगा ना, है ना। उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन है, डिप्रेशन तो हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहा है डिप्रेशन, वो कारण जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक और समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये चीजें रहती हैं। मन ऐसे तरीके खोज लेता है, वो बीमार कर देता है। आपको देखो, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते तो मैडम मारेगी कल,
अपने जमाने में था तो पेट दर्द हो जाता था लड़कियों में दौरे पड़ जाते थे, गिर जाते थे, ये दौरे बेहोशी के, ये सारे हिस्टीरिया के दौरे थे। तो ये क्यों होते थे? अब स्कूल जाना है, अब बच्चा, आज तो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ते, आज तो बच्चे कहते हैं नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैडम ने मार दिया, पिताजी माताजी भाई उसके स्कूल में पहुंच जाते हैं। तो बच्चों को दौरे पैदा करने की या मन को दौरा पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। वो पेट का दर्द बंद हो गया बच्चों में। हाँ, पहले दौर तो होता था। मन कहता है जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे बोल ही रहे हैं ना कि आज भी मैडम तंग करती है सर पिताजी, तो पिताजी कहते हैं वो सरकार ने भी ऐसे नियम बना दिए, मारना नहीं पीटना नहीं, समझाओ साइकोलॉजिकली। तो आजकल तो बच्चों के सामने है ही नहीं उतने समस्याएं, अपने तो भैया इतना बड़ा डंडा रखते थे, भाई पीट के लाल कर देते थे, भैया इतनी सजा कड़ी कि मुर्गे बना देते थे। अब मुर्गा बना के खड़े रहना, फिर यहाँ पर मारते वो जोर जोर से, भैया काम चिल्ला ऐसे ऐसे करके कितना नाचते थे। हाँ, दांत मारते, जानवरों की तरह पीटते हो भाई। तो ऐसे में रोग बच्चों में पैदा नहीं होंगे तो क्या होंगे? यही बात है ना, पहले बहुत मार। तो बच्चा अब ना तो ये अब कहते मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, घर वाले भी ऐसे ही वो और पीटेंगे। पहले तो ऐसे माँ बाप थे कि अगर रोकता तो वो मारता। हाँ, तब ना तो आगे रोने नहीं देते। रोने नहीं देते, तब घर वाले और पीटेंगे, ना तो घर पे बता सकता, और स्कूल जाएंगे तो वो हिटलर तैयार, ना नींद आ रही है ना कुछ हो रहा है। तो अब मन क्या करेगा, पागल हो जाएगा ना ऐसे बच्चा। तो मन पर ऐसे रोग, मजबूरी थी उसकी, उसको ऐसे रोग पैदा करने पड़ते हैं। ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर इसी के कारण पैदा होते हैं। तो आज सिचुएशन ही बदल गई तो डिसऑर्डर भी बदल गए ना। समझ पा रहे हो ना कि कैसे मन की शक्तियां हैं। तो बहुत से ये जितने भी रोग है ये मन ही पैदा करता है। तो आप काउंसलिंग करके वो रूट काज फाइंड आउट करो, और हिप्नोसिस अवस्था में उस रूट काज पे काम करो। काउंसलिंग में भी, हिप्नोसिस में, स्क्रिप्ट में भी आप ये चीजें करनी होंगी। तो अब हमने क्या है कि जो ये चेतन मन है इससे बाईपास करना है। ये अचेतन मन में हमें कब कोई अपने अचेतन मन में दाखिल होने देगा? जब उसे लगेगा कि ये सेफ बंदा है। जैसे कोई आपका बेडरूम है, आपके बेडरूम तक कौन आ सकता है? जो आपके बहुत क्लोज हो, जिसके ऊपर आपको पूरा फेथ हो। ऐसे तो नहीं है ना अरे गेरे नत्थु तेरे को आप दरवाजे में भी एंटर नहीं होने देते, गेट पर भी नहीं आने देते ना। तो ऐसा ही हिप्नोसिस है, कौन हमें अपने अचेतन मन में दाखिल होने देगा? उसे ही रास्ता मिलेगा ना, लगे यार ये तो बहुत सेफ बंदा है, ये एकदम सही है, मेरे फायदे के लिए सोचता है। जो आपको लगे कि कोई आपका गुरुदेव आ रहा है और घर में कदम रखते घर पवित्र हो जाएगा, तो आप दरवाजे खोल के स्वागत करते हो ना। तो वो अवस्था है कि चेतन मन जब कहे कि आप खुद मैं रोकूंगा नहीं, आप जाओ, तो तब वो क्रिया हमने कर रही है। तब वो आई फिक्सेशन कराना या उंगली, वो चीजें तब की जाएंगी, पहले नहीं। पहले की तो वो क्रिया फेल हो जाएगी। क्या समझे? अब आपको लग रहा है ये कर लिया तो हिप्नोसिस की जरूरत ही नहीं हो तो गया। यही तो चीज है, यही चीजें करनी है। अचेतन मन, चेतन मन, इसको समझना है कि अचेतन मन में जो लॉजिकल फैकल्टी है वो रोकेगी, वो तर्क वितर्क करेगी। तो उसके तर्क वितर्क को कमजोर करना है, उसको हटाना है, उसको विश्वास में लेना है। जितना ज्यादा हो उसके विश्वास में ले लो। अपने जैसे कहते हैं ना, समर्पण कर दे। कृष्ण गीता में कहते हैं हिप्नोसिस से पहले कि तू मेरे परायण हो जा। कोई मरेगा वो भी मैं देख लूंगा, कोई नरक में जाएगा वो मेरी चिंता, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़। हिप्नोसिस में भी हमने सरेंडर करा लेना है कि तुझे अब कुछ नहीं करना, मैं अपने आप करूंगा, बस तू मेरे ऊपर बिलीव रखना है, तुझे तेरा विश्वास अब मैं हूं। तो इसमें तो कुछ भी करवा लो। गीता हमें यही सिखाती है, सरेंडर करना। लेकिन जो विज्ञान है वो हमें लॉजिक सिखाता है कि तर्क वितर्क करो। वो विज्ञान की एक अलग शाखा है कि कोई भी आविष्कार करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें वो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, तभी आविष्कार कर पाएंगे। लेकिन जो ये मार्ग है, ये सवाल को हटाने का मार्ग है। इसमें सवाल नहीं पैदा होना, ये विश्वास का मार्ग है, वो तर्क का मार्ग है। दोनों मार्ग अलग अलग हैं। तो जो थेरेपीज हैं, सीबीटी थेरेपी है, वो हमें तर्क वितर्क से ठीक करना सिखाती है। जो तर्क वितर्क करते हैं उनके लिए अलग थेरेपी है।